ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಂಧವರೇ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವತಿಯಿಂದ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ AICHO ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಚರ್ಚೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ರನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ನಡ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ सभी को स्वागत करता हूं मैं नर्सिंग व्यूज़ कन्नड़ा यूट्यूब चैनल में, जो कि कर्नाटक में प्रचलित है. मैं आपका होस्ट रफ़ीक सौदागर हूं. तो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो रेगुलराइजेशन इनका होना था या कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या आयाम बरते गए हैं, उसके बारे में सुदीर्घ चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री डॉक्टर अनस अंसारी जी, जो कि AICHO ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. तो उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, किस तरह सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की, और वो मंत्री जी से बात करके वो नई चीज़ें किस तरह रेगुलराइज हो सकते हैं हमारे समुदाय स्वास्थ्य अधिकारीगण. उसके अलावा क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कैडर क्रिएशन किस तरह होगा, कैडर क्रिएशन में क्या क्या बातें रखेंगे. उसके साथ ही साथ जैसे कि महिला समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी जहाँ कहीं पे कार्यरत हैं, वहाँ पे कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं. तो उसको संज्ञान में लेते हुए इन्होंने एक गार्ड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है. उसके अलावा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी प्रस्ताव रखा है. उसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार है, जैसे कि समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी NMC जो बिल लाया गया था भारत सरकार द्वारा, उसमें प्रिस्क्रिप्शन का भी एक अधिकार के लिए इन्होंने मांग की है. ऐसे ही कई डिटेल्स में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनस अंसारी जी से हम बात करेंगे. तो बने रहिए नर्सिंग व्यूज़ कन्नड़ा यूट्यूब चैनल में. बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है. और जो नए आए हैं, जो कर्नाटक के बाहर से जो भी हमारे साथी गण नए आए हैं, उन सब को मेरा निवेदन है कि इस नर्सिंग व्यूज़ कन्नड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये तो मेन कन्नड़ा में ही हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दक्षिण भारत में कन्नड़ा प्रचलित है कर्नाटक राज्य में. लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम कन्नड़ा में नहीं बता सकते, जो कि इंग्लिश और हिंदी का सहारा लेकर हम बताते हैं. सो धन्यवाद कंटिन्यूसली बने रहने का. आइए देखते हैं डॉक्टर अनस अंसारी जी के साथ इंटरव्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्सिंग व्यूज़ कन्नड़ा यूट्यूब चैनल. वरना हम बहुत बुरा फंसेंगे हर जगह से. तो उस हिसाब से मैंने सोचा
कि एक नेशनल लेवल की यूनियन होना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र क्या भारत के सभी सीएचओ को बहुत सारे ग्राउंड लेवल इश्यूज थे। सारे ग्राउंड लेवल इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ठान लिया कि नेशनल लेवल की यूनियन बनानी जरूरी है, और इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। तो मुझे नेशनल लेवल से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, उसमें से एक आप भी थे। आपने भी बहुत अच्छा, आपकी वजह से काफी लोग जुड़े हैं हमारे यूनियन में, और मैं इसके लिए आप सारे मंच जो भी ये चैनल है इसके जरिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू कि सर। आपने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है AIA-CHO बनने में, वरना इतनी जल्दी नहीं बन पाती थी। तो इस तरह शुरुआत हुई। जी जी। हमने एजेंडा रखा, नासिक का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मैंने एजेंडा बताया भी था कुछ कि भाई हमको पूरे भारत में हार्ड टू रीच एरिया अलायंस करना है, सीएचओ को परमानेंट करना है, ट्रांसफर पॉलिसी लागू करना है, कैडर क्रिएशन करना है। और आपको पता है बहुत सारी चीजें वहां हुई। मैंने ये भी बोला कि अभी बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, लेकिन हम वो भी करेंगे। तो उस चीज पे कुछ लोग सहमत हुए थे, कुछ लोग सहमत नहीं हुए, लेकिन 99% जो हमारी कॉन्फ्रेंस में लोग आए थे बाहर के, वो हमारे साथ जुड़ गए थे। सिर्फ 1% लोग जुड़े नहीं थे। तो उस टाइम मुझे मेमोरेंडम मिलने शुरू हो गए, और मैं मेमोरेंडम ले जाकर केंद्र सरकार को देने लगा। और जो भी स्टेट से मेमोरेंडम आया था, आप उस बात के गवाह है कि केंद्र सरकार ने उसका रिप्लाई दिया है। लेकिन बात कहाँ पे अटकती है? हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट। अब मैंने नेशनल लेवल के हिसाब से तो काम कर लिया, सरकार मान गई है, बोल रही है कि 25,000 सैलरी होना चाहिए, 15,000 इंसेंटिव होना चाहिए, और जो भी वहां पे लिखित में जवाब आ गया था। लेकिन अब स्टेट प्रेसिडेंट्स का भी काम है इस पर काम करने का। अब बहुत सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स जो है इस पर कर रहे काम, कामयाबी मिलेगी जल्दी, क्योंकि काम जो करते हैं ना उसको थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक न एक दिन कामयाबी मिलती है। तो हम अभी जिस मुकाम पे पहुंचे हैं सर, वो मुकाम हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। पहले सीएचओ का मान सम्मान नहीं होता था। AIA-CHO के आने की वजह से देश के जो सीएचओ है उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर। वो चाहे बड़े अधिकारी से बात करने का कॉन्फिडेंस हो, वो चाहे जॉब प्लेस पे काम करने का कॉन्फिडेंस हो, हर चीज में कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर। इसके गवाह आप भी है। जी जी। पहले बहुत अच्छा था सीएचओ, इनके मन से जो डर निकले है ना सर, इसमें मेरा आपका हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, और हमारा मेरा तो काम बोलिए सर। ये है सर, जैसे कि आप जानते हैं मैं पहले एज ए CHO काम करता था। CHO के बाद मुझे गवर्नमेंट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर का जॉब मिला, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मैंने जो भी थोड़ा बहुत मेरी 1% या 2% मैंने काम किया करके वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उसको कंटिन्यू ले चलूँ। इसीलिए आए दिन नए नए चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करता हूँ, भले ही AICHO से हो या कोई अलग संगठना से हो, सारे लोगों को इकट्ठा करके जोड़ के, ताकि CHO के एट द एंड देर मस्ट बी ए प्लेटफॉर्म। इसीलिए मैं ये जो छोटा मोटा जो भी काम करता हूँ करते रहता हूँ सर। उसके अलावा इन्वॉल्व मैंने डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें, तो जितना भी हो सकता है रिमोटली मैं करने की कोशिश करता हूँ। सही है सर, आपका तो जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, वो हमको काम ही आता है और हमेशा काम आता रहेगा। आपकी जो सोच है ना सबको एक करके लेके चलने की, ये तो हम सर डे वन से ये सब हम सोच के वन आइको फॉर ऑल CHO बनाया था, जी ताकि जी। सारे यूनियन के लोग हमारे साथ आए। तो जितने हमारे साथ आते थे हमारा उतना पावर बढ़ती थी नेशनल यूनियन में, उतना ज्यादा हमारे लिए काम करने में आसानी होती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे भी हम लोग मजबूत हुए हैं, वहाँ के सारे 99% मसले हल हो गए। सही बहुत है। सारे स्टेट में तो बस परमानेंट होना बाकी है, बाकी सब इशू सॉल्व हो गए, आपको भी पता है सर। यस सर। तो जितना ज्यादा पावर मिलेगी उतना ज्यादा हमको काम करने में मजा आएगा। मज़ा आएगा। तो इस हिसाब से अभी जो चल रहा है ना CHO का, पहले में और अब में बहुत फर्क हो गया। आज CHO अच्छा है पहले से, फिर भी परेशानियां हैं, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जी जी। सही बात है, बिल्कुल आप काम करिए, ज़रूर डट के काम करिए, सारे लोग आपके साथ हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपको रिमाइंड दिलाना चाहूँगा।
जब आपने एक पत्र लिखा था, रिक्वेस्ट लेटर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को रिगार्डिंग कहीं पे किसी से कोई फीमेल सीएचओ को प्रॉब्लम हुआ था, सिक्योरिटी इश्यूज आ गए थे, तो एक गार्ड होना चाहिए, एक टाइपिस्ट होना चाहिए, ऐसे 3-4 चीज़ें आपने लिखी थी, मुझे आज भी याद है। उसके बारे में आप बताइए क्यों लिखा था और आज उसका प्रोग्रेस क्या है और कल क्या होगा। सर सबसे पहले तो मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, खास करके लेडीज सीएचओ की तरफ से। मेरे आते थे, लीडर्स आते थे, उनको बहुत दिक्कतें थी। दिक्कतें कुछ इस तरह थी कि 90% ऊपर तो बाहर के लोग उनको ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करते थे, उनको प्रेशराइज करते थे, उनको मेंटली हरेस करते थे, कई कई जगह फिजिकली हरेस भी हुआ है। तो जी मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पे एक भी फीमेल, सॉरी एक भी मेल नहीं है। एक एमपीडब्ल्यू है, तो वो जब ग्राउंड लेवल पे काम करता है, दिन भर पे उपकेंद्र पे जो सीएचओ बैठती है, तो उसको देखना पड़ता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया की तरफ से मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये प्रपोजल रखा था। तो उसका मुझे रिप्लाई भी आया था, प्रधानमंत्री के ऑफिस से कॉल भी आया था, मेरी बहुत सारी बातें भी हुई थी, उन्होंने और कुछ जानने की कोशिश भी की थी, जिस पर इम्प्लीमेंट हुआ। और ये जो गया है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसके बाद अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई 14 सितंबर को, जी जी है ना। तो उस वक्त भी मैंने डाटा ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड की बात रखा था। तो जी उन्होंने माना है, उसको अपने इसमें नोट किया है हेल्थ मिनिस्ट्री में, निर्माण भवन के जो मेन वो होता है उसमें उन्होंने डाल दिया है। अब कुछ बातें हैं, अभी आगे आप सवाल करेंगे कि रेगुलराइजेशन का क्या हुआ, कैटेगराइजेशन का क्या हुआ, तो उसके साथ ये बात भी मैं बता दूंगा कि फाइल आगे कहाँ तक पहुंची है। लेकिन इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस लिया है। लेकिन हमारी IICHO की एक भी डिमांड ऐसी नहीं है जिसको सरकार ने हल्के में लिया हो। सरकार ने हर डिमांड को सीरियसली लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस चीज को माना है और उसने भी मतलब इसके लिए हाँ कर दिए। डाटा ऑपरेटर का तो यहाँ पे जिला लेवल तक पहुंच गया है लेटर सर। अच्छा हाँ, डाटा ऑपरेटर का मैंने बीच में एक्स्ट्रा एनएम और एक्स्ट्रा एमपीडब्ल्यू की भी डिमांड की थी। मेरा 5-6 महीने का ट्वीट भी मैंने आपको बताया था, हाँ बहुत जी सारे लोगों को बताया था सर देखो मैंने बात किया हूँ, लोग इसको माने नहीं माने, लेकिन उस पर भी काम हुआ है और उस पर भी राजी हुए। तो जैसे ये अगर आचार संहिता हट जाता है तो ये जो है सरकार के ऊपर नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली ये कलेक्टर के अथॉरिटी में आता है अच्छा कि वो कब ज्वाइनिंग देना कलेक्टर के ऊपर है। सरकार को जो उसका काम कर लिया, यानी जो फॉर्म्स है कलेक्टर ऑफिस में जमा है, जिसका फाइनल हुआ है, जिसका अप्रूवल हुआ है, वो कलेक्टर फाइनल करेंगे। बाकी आगे जब ज्वाइन होते हैं तो मैं बताऊंगा, अपडेट दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे या आप लोगों को बता दूंगा जो भी रहेगा। जी तो जी इस तरह काम हुआ नहीं यहाँ तक बहुत पहुंचेगा डाटा अच्छी का। जी 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 बहुत अच्छी बात है कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जब फीमेल अधिकारी हो, समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी, और वहाँ पे एमपीडब्ल्यू वो भी फीमेल हो और आशा बहन भी हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ अनफोर्सिन इवेंट आया तो देर मस्ट बी ए गार्ड, जैसे कि आपने प्रपोजल रखा था और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो चल रहा है, जो सेंट्रल से लेके स्टेट से लेके डिस्ट्रिक्ट तक आया। हो सकता है सरकार ने इस चीज़ पे गौर व फिक्र करे। उसके अलावा सर डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब उसका क्या रोल होगा, बस जो भी डाटा सीएचओस देंगे वो उसमें एंटर करेंगे, क्या है सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। डाटा ऑपरेटर का तो हमने यहाँ पे शुरुआत की थी, मैंने 1.5 साल पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय में हेल्थ मिनिस्टर वगैरह सभी को मैंने लेटर लिखा था, मिशन डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग से मिला भी, बात भी किया, तो वो इस बात पर सहमत थे। तो एक कंप्यूटर, उसके साथ एक प्रिंटर मशीन, ये 2 in 1 रहेगा, उसमें जेरोक्स भी होगा और उसमें डाटा ऑपरेटर के जो जॉब चार्ट होगा वो भी मतलब उसको दिया जाएगा। और हमारा जो काम है और एएनएम का जो काम है उस पर भी उससे काम लिया जाएगा। अच्छा तो इस तरह से महाराष्ट्र सरकार फिलहाल 6 महीने के लिए उनको भेज रही है उपकेंद्र पे, और ऊपर से उनको पेमेंट भी देगी, जो भी पेमेंट वो तय करेगी तो वो उनको देगी पेमेंट, कि आपका ही पेमेंट रहेगा, लेकिन ये सीएचओ के अंडर में काम करेगी। अच्छा हाँ, तो सारा के सारा रेडी है यहाँ पे हमारे धुले में। तो मैं तो पहले ही बोल दिया था कि मतलब जब तक कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर तो मिल ही गया है, फिर मैंने प्रिंटर मशीन का भी बोला था मिलेगा, और प्लस उसमें जेरॉक्स वो भी मिल गई है, सुपर सर और बहुत सारी चीजें बाकी है।
वो भी मिलना बाकी है। अभी बहुत सारी चीजें मिलना है सीएचओस को। तो मैं वैसा बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी हमारे कंप्यूटर पे कैमरा नहीं है, तो उस अच्छा कैमरे का भी डिमांड मैंने किया हूँ। अच्छा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जैसे ई संजीवनी के लिए ई कैमरा संजीवनी के चाहिए, लिए चाहिए। बहुत हाँ। सारी चीजों के लिए कैमरा चाहिए, और जूम मीटिंग के लिए कैमरा चाहिए सर, जो होता है तालुका लेवल का बोलो, अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल का बोलो, अच्छा तो जरूरी है। अच्छा। तो इसके लिए जो भी हम डिमांड कर रहे हैं, हर सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सीरियस लेती है सर। जी और जी। उसका हमको बेनिफिट मिलता है। आपको पता है, जब हार्ट टू रीच एरिया एरिया अलाउंस के लिए मैं काम कर रहा था, तो बहुत सारे लोग हंसते थे। 2021 की बात है, जब नई नई मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2020 में, अच्छा। तो बहुत सारे स्टेट के लोग भी हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैंने तो बोला ये तो होगा भाई एक्स्ट्रा। मैंने ये भी बोल दिया था कि एक्स्ट्रा 15,000 रुपया मिलेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था सर, सही बात। लेकिन मिल जाता है। और आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग को मिल नहीं रहा था, हार्ड एरिया अलाउंस में आने के बाद भी उनके नाम नहीं थे, उनका नाम भी डलवाया, और उनको 2 महीने के अंदर पूरा ही पूरा मिला है, साल भर 1.5 साल का जो भी था। ये आपको भी पता है सर। यस यस यस। तो काम में गंभीरता और विद प्रोसेस या बाय प्रोसेस अगर चलते हैं तो काम में सक्सेस मिलता है। लेकिन अगर हम इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, तो मेमोरेंडम दे दिए, इससे काम नहीं होता सर। हर चीज के लिए जरूरी है, बिना रणनीति के कुछ नहीं होता है सर। जी जी सही बात है। नहीं अभी जैसे ने आपने बताया जो ट्राइबल एरिया में है उनके लिए 15,000 अलाउंस वो भी एक्स्ट्रा हो गया। अभी महाराष्ट्र में है या एंटायर भारत देश में है? अभी तो महाराष्ट्र में है, लेकिन ये डिमांड मैं कर चुका हूँ पूरे देश के सीएचओ के लिए। अच्छा अच्छा। सिर्फ उधर ही नहीं, मतलब हिली एरियाज में काम करने वाले सीएचओ, जैसे कि नॉर्थ सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहाँ पहाड़ी एरिया है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, तो वहाँ पे काम करने वाले, जहाँ पे दिक्कत होती है, बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है वहाँ पे काम करने वाले, आदिवासी एरिया में काम करने वाले, अलग अलग जगह जहाँ पे पहुंचने में दिक्कत होती है ना, तो हार्ड टू रीच एरिया अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये डिमांड मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से की है सारे देश के सीएचओस के लिए। वेरी गुड सर, सुपर। तो हो सकता है कि भाई आने वाले फ्यूचर में जो है ना, जो ट्राइबल एरियाज़ में काम कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट एरिया हिली एरिया में काम कर रहे हैं, तो यही एक्स्ट्रा अलाउंस जो 15,000 है जो नॉर्मल अलाउंस से के साथ ये मिलेगा, पीबीआई के साथ साथ ये मिलेगा। और एक गुड न्यूज है सर, यस सर। सरकार ने ये भी कहा है कि नक्सलवादी एरिया में काम करने वालों को तो मिलना चाहिए, ये उनका जवाब था सर। वेरी गुड, सुपर। नक्सलवादी एरिया बोले तो जैसे बहुत सारे स्टेट है, मुझे तो जानकारी नहीं, फिर भी बोल देता हूँ, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, शायद ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे ऐसा कुछ है इशू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका वहीं पे वो दिमाग था कि इनको मिलना चाहिए, उन्होंने खुद माना है सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो सबको पता है कि मुद्दा क्या है, रेगुलराइजेशन रेगुलराइजेशन। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने सुना था पहले महाराष्ट्र रेगुलर होगा, उसके बाद सारा हिंदुस्तान रेगुलर होगा। सो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए सर। बात तो सही है सर, पूरा इंडिया रेगुलर होगा, 100% होगा। शुरुआत हो गई है, 6 साल कंप्लीट हो गया है। 6 साल कंप्लीट होने से पहले हमने सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखा था, आपको भी पता है। हम सारा जो चीजें वो लेकर गए थे दिल्ली में, बात रखे, उन्होंने बात मानी है। रेगुलराइजेशन के लिए सरकार रेडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट, धीरे 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 हर स्टेट्स को रेगुलराइजेशन के लिए हम काम करेंगे। यानी मुझे भी करना है और आप लोगों को भी करना है, कहने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल यूनियन दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है सर। जी जी। तभी सही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र का इसलिए जिक्र किया था कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाला था। हम लोग को लगा कि नवंबर महीने में आचार संहिता लगेगी, लेकिन अक्टूबर में आचार संहिता लग गई। तो खैर इलेक्शन में कोई भी आए हारे जीते, महाराष्ट्र में काम होगा सर, क्योंकि फाइल पूरी रेडी है और कुछ काम हो भी गए सर। आचार संहिता के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। ओहो, वेरी गुड सर। हाँ, मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे काम है जो जैसे आचार संहिता हटी तो हमारे लिए लेटर आना शुरू हो जाएंगे महाराष्ट्र में। वेरी गुड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाँ सर, अब फिर हम ऐसा नहीं महाराष्ट्र सर, कहने मतलब यहाँ पे तो मैं करीब में हूँ, लेकिन पूरे इंडिया मेरी नजर में है। हर जगह हम पूरी कोशिश करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कश्मीर हो, इधर कोई भी स्टेट हो, हर जगह हम सीटों को परमानेंट करने का पूरा प्लान बना रहे। और बहुत सारी यूनियन जो है गलती क्या कर रही है कि डायरेक्टली परमानेंट की डिमांड कर रही है। हम ऐसा नहीं किए सर। हमारी जहाँ पे ब्रांच है ना, हमने सबसे पहले कैडर की बात करें स्टेट गवर्नमेंट से और पे स्केल की बात करें,
अगर ये दो हमारा हो जाते हैं ना काम, तो परमानेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम नर्सिंग ऑफिसर में नहीं जाएंगे, यानी हमारा डिमोशन नहीं होगा, हमारा प्रमोशन होगा, हमारा पे स्केल भी अच्छा बैठेगा, पेमेंट भी अच्छी रहेगी। टाइम पड़ा तो लाखों रुपए में पेमेंट रहेगी मंथली। उस हिसाब से हम इस पे काम कर रहे हैं सर, और हम जी ग्रुप बी सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। अब ग्रुप बी सर्विस मिल गई तो साइनिंग अथॉरिटी आ जाएगी। अच्छा अच्छा जब एक हेड मास्टर, स्कूल का हेड मास्टर पूरी स्कूल चलाता है, उसको ग्रुप बी सर्विस है, उसको साइनिंग अथॉरिटी है, उसको सब कुछ है, तो हम भी एक एसडब्ल्यूसी के इंचार्ज है सर, यस तो हमको भी ग्रुप बी अथॉरिटी मिलने का अधिकार है। और कोई भी अगर आप देख ले उठा के, कोई भी छोटे से छोटा अगर आप गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट देखेंगे, तो उसमें जो भी इंचार्ज है वो ग्रुप बी में आता है मिनिमम। तो सही हमारा तो आना ही चाहिए सर कायदे से। नहीं जैसे हमने जैसे हाँ, बोलिए आपको सर। बीच में रोक रहा हूँ सर। जैसे कोई बात नहीं सर। कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इवन नर्सिंग ऑफिसर्स दे विल कम अंडर ग्रुप बी सर। नर्सिंग ऑफिसर राइट। जो भी है वो ग्रुप बी है, और हमारे स्टेट लेवल में वगैरह देखा गया तो वो उस ग्रुप सी है। और आपको और एक बात बताता चलूँ, जैसे कि हाई स्कूल टीचर और नर्सिंग ऑफिसर और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, ये तीनों कैडर सेम है। वेराज सब इंस्पेक्टर को साइनिंग अथॉरिटी है ग्रीनिंग से, और जो हाई स्कूल टीचर जो हेडमास्टर है उनको ग्रीनिंग की साइनिंग अथॉरिटी है। लेकिन जो नर्सिंग ऑफिसर है वो ग्रुप सी है। ये तीनों भी एक ही लाइन में है, लेकिन इनको साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। राइट। हाँ, तो इसके बारे में जैसा कि आपने बताया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ग्रुप भी रहेंगे फ्यूचर में और साइनिंग अथॉरिटी भी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने उठाई है सर। मेरी बहुत बहुत इसके लिए लड़ाई शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा जोरों से लड़ने की आसान नहीं है सर। सबसे पहले यस बात बता दूं यस कि जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपको पता है ये बहुत मुश्किल लड़ाई है सर, यस आसान नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रुप बी सर्विस में जाए, जी और ये आप भी देख रहे हैं हमारे काम को, इसलिए आप भरोसा रखिए। और आप, मैं तो बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से सारे टीचर्स को आप हम पे भरोसा रखिए। और अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे, मजबूत हम जितने होंगे, तो हम उतनी कॉन्फिडेंटली ऊपर काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास काम करने का पूरा की पूरा तरीका है। एक तरीके से काम जो होता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी के पास हो। ये घमंड की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी, आपको पता है, पूरा इंडिया के जितने भी लीडर्स है सबको जानता हूँ मैं। जी मैं जी उनको बोलता भी रहता हूँ, भाई आप दिल खोल के बताता हूँ सर उनको कि भाई आप ऐसा करो, और वो भी शायद जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तरीके से चले ना हम, बाय प्रोसेस तो काम होता है। सही बात। अगर बाय प्रोसेस नहीं चलेंगे तो काम नहीं होगा सर। तो आप लोग बेफिक्र हो, हम बाय प्रोसेस चल रहे हैं, और एक एक चीज के पीछे पड़े हैं। और हमको कॉल भी आता है, सर आपका ट्रांसफर का फाइल नंबर कितना है, सर आपका रेगुलराइजेशन का फाइल नंबर कितना है। ये बहुत बड़ी बात है सर, कॉल आता है। वो स्टेट गवर्नमेंट से भी कॉल आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कॉल आता है। जी जी ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। अब जैसे कि एक बात ये है, सारे लोग जानते हैं, लास्ट टाइम में मैंने रनीता मैडम से भी बात की थी, तो मणिपुर स्टेट को रेगुलराइज हो के 3 साल हो चुके हैं, और वो एमएससी नर्सिंग करने चले गए इन सर्विस में। तो मेरा ये कहना है कि वो किस तरह रेगुलराइज हुए, अगर वो हो सकते हैं तो बाकी देश के सारे सीएचओस क्यों नहीं रेगुलराइजेशन हो सकते। सही बात है सर, देश के सारे चीजों रेगुलराइजेशन हो सकते। नर्सिंग ऑफिसर जिस तरह उनका रेगुलराइजेशन हुआ है, लेकिन काम उनका जॉब चार्ज से हो गए, जी तो उस तरह अगर करना होता तो शायद आधे से ज्यादा भारत हम कर चुके होते सर। जी जी अब रेगुलर हो चुके, आपको पता है। लेकिन हमें उस तरह नहीं करना है सर। हमें कैडर पे पहले काम करके, स्किल फिक्स करके, फिर उसके बाद हमको परमानेंट होना है। डायरेक्टली परमानेंट अगर हम होते हैं, तो सिक्किम में भी डायरेक्टली परमानेंट हुए 40 सीएचओ, ओह उनका वेरी गुड। 35,000, हाँ 35,000 उनका सैलरी सर परमानेंट सीट होगा। अच्छा। तो आप बताओ, कॉन्ट्रेक्चुअल में 40,000 मिल रहा है, और परमानेंट हो क्लास सी है वो, हम्म तो 35,000 मिल रहा है, तो फिर क्या अच्छा।
जी, जी, जी। नहीं, मेरे हिसाब से तो अब जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वही अच्छा, लेकिन लॉन्ग रन में उनको एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलेगा, उनको डीए बढ़ेगा, तो इस हिसाब से हो सकता है ये इनको भी क्रॉस करके चले जाए। क्रॉस तो करेंगे सर, लेकिन यस। हमको भी तो इंक्रीमेंट मिल रहा है ना इधर। हाँ जी, हाँ बहुत जी। सारी चीज हमको भी मिल रही है। हरियाणा में देख लो हुँ। क्या क्या नहीं मिल रहा। जी। टीएडीए भी मिलता है वहाँ पे। ओह! वेरी गुड। वहाँ पे तो सब कुछ होने लगा है, वहाँ का पे स्केल सबसे हाई है। हाँ, और टीम बेस्ड इंसेंटिव भी मिल रहा है सर? इनमें से सब जगह मिल रहा है ना, इधर महाराष्ट्र में भी मिलता है। अच्छा। आशा भाई को, एनएम को, एलपीडब्ल्यू को। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, तो अभी ये लोग तो रेगुलराइज हैं जो मणिपुर में सीएचओज हैं, लेकिन उनका जॉब चार्ट एज पर सीएचओ है, लेकिन नाम उनका स्टाफ नर्स ही है सर। तो वहाँ पे मैंने जैसे कि बात की थी रनीता मैडम से, वो कह रहे थे ऑलरेडी जो कैडर क्रिएशन की फाइल है उसमें साइन हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर की साइन हो चुकी है, लेकिन और थोड़े थोड़े अड़चने हैं, वो जैसे ही सुलझ जाएं तो वो हो सकता है उनको एज ए कैडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा, ऐसी बात बता रहे थे वो लास्ट टाइम। तो हो मिल सकता है जाएगा। उस वो जो रेफरेंस है उससे सारे देश को हेल्प हो। बिल्कुल सर, मिल जाएगा। उनका काम जो है वो हमारे एआईसीएचओ के वाइस प्रेसिडेंट भी है। यस आपको सर। भी पता है, मुझे भी पता है, अच्छा काम है। तो यस मिल सर। जाएगा सर, वो काम अच्छा करे। वो साइलेंटली करते हैं सर, अनीता मैडम जो है एकदम हम्म, साइलेंटली अपना काम करते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एडवाइस भी देते रहते हैं, जैसे आपको पता है, लेकिन वो ज़्यादा पब्लिक फिगर में आना नहीं चाहते, मतलब सही है। वैसे लोगों की भी जो ज़रूरत है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट सर। यस जब भी यस। तो हम अभी तक हम साथ में मिले हुए जुड़े हुए हैं ना। यस सर, यस सर। तो एक हो गया रेगुलराइजेशन, और दूसरा हो गया कैडर क्रिएशन, तीसरा हो गया कि भाई सिक्योरिटी गार्ड का सीएचओ में, सॉरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें तैनाती, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये चार पांच मुद्दे हैं सर जो हमने अभी डिस्कस किए। तो और एक, ट्राइबल हार्ड टू रीच एरिया अलाउंस। सॉरी सर। हार्ड टू रीच एरिया अलाउंस, ये भी हाँ, डिस्कस किया हमने। यस सर, यस सर, यस सर। जो ट्राइबल एरिया वो तो है या अभिषेक हिली पर भी एरिया। बातें हुई है, पे स्केल पर भी बातें हुई है। जी जी। एक चीज है कि इंसेंटिव प्लस सैलरी मर्ज की। अच्छा, इंसेंटिव प्लस सैलरी मर्ज की, इसके बारे में थोड़ा एलाबरेट करिए सर। हमने सारी चीजें बताई है हाँ। सरकार को कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है इंसेंटिव को पाने के लिए। अच्छा। तो सरकार इस पर विचार पहले भी की थी, लेकिन इस बार सरकार का इम्प्लीमेंटेशन का पूरा पूरा इंटेंशन है। अच्छा। हाँ, तो जब हमारा जो लेटर आने वाला है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अभी तो दिवाली चल रही है और मंत्री जी बिजी भी है। जी। जो फाइनल मीटिंग होने वाली है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वो लेटर निकलने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा ना, रेगुलराइजेशन, 2 नंबर पे कैडर क्रिएशन, यस सर। 3 नंबर पे ये जो इंसेंटिव प्लस सैलरी मर्ज है ये भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है। हम्म। इसके अलावा ट्रांसफर ये वो बाकी जो है वो सब चीज पर भी उन्होंने बोला है। तो बढ़िया लेटर आएगा। जी जी जी। राइट, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैं टच में हूँ। हाँ हाँ। हम्म। और सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे सीएचओस को, हिंदुस्तान के सीएचओस को, और महाराष्ट्र के सीएचओस को, यानी सारे सीएचओस को क्या बोलना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, रेगुलर जो होता है आपस में वो आप लोग तो जो भी जॉब करते हैं तो माइंड फ्री करके जॉब करो। आप अपना काम एकदम परफेक्ट रखो। अपने जो अधिकारी है उनसे संबंध अच्छा रखो। अपने जो कर्मचारी है उनसे भी रिलेशन अच्छा रखो और अपना मान सम्मान बरकरार रखो, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा डरना नहीं है। आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है तो यूनियन है, आप यूनियन वालों से कांटेक्ट कीजिए, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो। आपका साथ दिया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप अपने काम में परफेक्ट रहिए और परमानेंट आप जरूर होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि जिस तरह से हमने काम करना शुरू किया हमको तभी से जवाब मिलना शुरू हो गया। हमने समझ लिया, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया कि सरकार चीजों को 100% परमानेंट करेगी। अब आप लोगों ने 6 साल जो इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर लो।
जी, जी। बस कुछ दिनों बाद अगर लेटर आ जाता है तो आपके सामने रहेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है और लेटर में क्या है वो आपके सामने रहेगा। तो बस यही कहना चाहूंगा सीएचओ को थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोगों ने अब तक किया, इलेक्शन चल रहा है, मंत्री जी थोड़ा बिजी है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इतने बोलना चाहूंगा आखिर में। थैंक यू सर। और एक बात मैं इसमें पूछना चाहूँगा, जैसे कि सारे कॉन्ट्रैक्चुअल सीएचओज़ हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट टू फ्यू स्टेट्स, स्पेशली मणिपुर को छोड़ के। तो उनको जैसा कि पोस्ट रिटायरमेंट का या कुछ ईपीएफ होगा या एनपीएस होगा या रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशन वगैरह होगा, ऐसे कुछ नहीं मिला सर। हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश में उनको एनपीएस और पीएफ मिल रहा था, लेकिन रिसेंटली हमने सुना कि पीएफ उनको अभी डिडक्शन नहीं कर रहे सर। तो इस बारे में जब रेगुलराइज तो होने वाले हैं 100%, देर इज़ अ नो डाउट सी एच एस विल गेट रेगुलराइज, बट अंटिल देन इफ समथिंग गोज रॉन्ग आर, अभी जो है इस सिचुएशन में किस तरह ये करना चाहिए? अगर कुछ सीएचओ को कुछ होता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ। सर जब सरकार रेगुलराइज करेगी उस वक्त गाइडलाइन बनती है, जी, एक पॉलिसी बनती है। तो हम उस पॉलिसी बनने के दरमियान सरकार से बात करते हैं, तो उसमें हम उस चीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे अपना हेल्थ का मामला हो या कोई जी, अगर डिमांड है हमारी वो, तो हर चीज हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सरकार से बहुत ज्यादा करीब में रहना पड़ेगा सर, और हमको पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा कि पॉलिसी बन रही है तो पॉलिसी में क्या क्या चीज ऐड हो रही है और क्या क्या इग्नोर हो रहा है। जी, तो अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो हमें आगे किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। सही बात। अगर हम इसमें फोकस नहीं करते हैं और इनकी जो जो कमेटी होती है, कमेटी में इनको मतलब जल्दी जल्दी घाई गर्दी में इन्होंने बना भी दिया पॉलिसी या गाइडलाइन जो भी है, तो उसमें कुछ चीज अगर छोटी मोटी भूल हो गई, जैसे आपने बात करा एनपीएस ये वो, तो वो हमें बहुत दिक्कत देने वाली है। तो मैं सभी को यही संदेश दूंगा, खास करके स्टेट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जो स्टेट और नेशनल लीडर्स है उनको ये गाइड करूंगा कि भाई आप जब परमानेंट क्या फाइल का प्रोसेस का कुछ वो काम चलेगा ना, तो इस पे ध्यान दीजिए कि जी, क्या चल रहा है, गाइडलाइन कैसे बन रही है स्टेट में सीएचओ की, क्या जॉब चार्ट में क्या कम क्या ज्यादा होने वाला है, हमारे पेमेंट के हिसाब से क्या क्या रखने वाले हैं, क्या नहीं रखने वाले हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है सर। अगर उस पर ध्यान दे देते तो हम अगर बोलेंगे तो वो ऐड कर देंगे सर। यस अगर सर। हम नहीं बोलेंगे तो फिर वो बाद में लड़ाई सालों साल चलती है, आपको पता है। सही बात, सही बात। नहीं सर, जैसे उसके लिए सरकार को भी सर थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर भी थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत पड़ती है। वो भी जी, हमसे कुछ हेल्प मांगते हैं तो हमको करके देना पड़ती है, चाहे वो सीएचओ लिस्ट के मामले में, कोई भी लिस्ट के मामले में हो। आप समझ रहे ये सब बातें तो बिना उनके नहीं होता है, यानी दोनों को मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा, यस सर। वो तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी परमानेंट होने के बाद। जैसे कि जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे जो पीडीएफ था, जो प्रपोजल था, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो था, या गाइडलाइंस जिसे कहते हैं, उसमें लिखा गया था कि 6 साल बाद सीएचओ परमानेंट होंगे। लेकिन किसी को 6 साल हो चुका है, किसी को 6.5 साल 7 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुए, इसीलिए सीएचओ परेशान है सर। तो इस जैसे कि आपने सविस्तार से बताया कि भाई हम 100% सी एच ओज़ परमानेंट होंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर कि हर कोई जो आपसे जुड़ा हो या जुड़ा ना हो, सबको लेके चलिए, जितना भी हो सके अपने पेशेंस से, जैसे भी हम अपना काम कर सकते हैं उसको आगे लेके चलिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के होप आप पे हैं और सारे सी एच ओज़ पे हैं। सही बात है सर। देखिए आप ये बात जानते हैं, मैं पहले भी और आज भी सभी को कांटेक्ट करता हूँ, मैं हर एक से जुड़ा हूँ। जो हमारे साथ है उसे तो जुड़ा ही हूँ, जो हमारे साथ नहीं मैं उनको भी फोन करता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग, कुछ लोग जो है गुमराह है, आएंगे देर सवेर, लेकिन सर सब सीएचओ साथ में मिलके काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सारे लोग हमारे साथ आएंगे, एक होके काम करेंगे और इसमें ही भला होगा। नहीं तो फिर वो गुमराही में बंदा किस हिसाब से फाइल आगे बढ़ाएगा, कैसा काम करेगा, बाद में अटकेगा, फिर परेशानी आती है। फिर कितना भी पावरफुल लीडर हो, फिर स्टेट में पेमेंट तो उतनी ही रह जाती है जितनी उनकी कम है पहले से ही। न पेमेंट बढ़ा पाते हैं, न फिर कुछ आगे कुछ हो पाता है।
तो ये सब चीज के लिए सबसे पहले एक होने की जरूरत है। अगर एक होंगे तो एक दूसरे का जो गाइडेंस काम आता है सर, मुझे भी स्टेट प्रेसिडेंट का गाइडेंस काम आ सकता है, वो सारे लोग मुझे भी गाइड करते हैं सर, तो जी काम जी आ सकता है गाइडेंस। जी जी। नहीं, जैसे कि तो मुझे पूरे मिल जाए तुमको। जैसे कि AICHO की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, माशाल्लाह बहुत सारे स्टेट आपके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 60 to 70% स्टेट आपके साथ जुड़ के आपके साथ काम कर रहे हैं। आपका मोटिव है कि भाई सारे CHOs को रेगुलराइज कराना। तो इसी तरह जो आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनका भी मोटिव ये है कि सारे CHOs को रेगुलराइज कराएंगे। तो क्यों ना सारे CHO साथ मिलकर इस पीड़ा को उठाएं और आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, यस मैं सर। तो इसमें मैं तो डे वन से बोलता हूँ, सब आओ साथ में काम करो। जब एक प्लेटफॉर्म है तो फिर इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, काम सीटों के लिए करना है ना। यस सर। पर हमारे पास तो एजेंडा है, हमारे पास देखो अभी कल ही आप मैं ग्रुप में डाला था, ऑडिट रिपोर्ट शुरू है, हर चीज का रिकॉर्ड है, कितना आता है कितना पैसा जाता है, हर चीज है। जी लेकिन आप अगर आएंगे देखेंगे तो समझ में आएगा ना, वेबसाइट आप खोलेंगे तभी दिखेगा ना, वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे तो दिखेगा ना, नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ सर, तो जो AICHO की वेबसाइट है उसको भी मैंने लिंक में शेयर कर दूंगा, ताकि जो CHOs को पता नहीं कि भाई जो प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल पर चल रहा है, जो पहला प्लेटफॉर्म है, उसका एक वेबसाइट है, उसमें सारी जानकारी है, कौन जुड़ा है, कैसे काम चल रहा है। मैं अपलोड कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर। थैंक यू। और जैसे कि आप आए दिन बिज़ी रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AICHO के, तो किस तरह आप अपना काम, पर्सनल वर्क, फैमिली वर्क या फैमिली के साथ कैसे तरह बिताते हैं, और आपका जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जहाँ पे आप हो, इन तीनों चीज़ों को किस तरह बैलेंस करते हैं, थोड़ा पर्सनली पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो फोन कॉल किसी का भी हो मैं उठा लेता हूँ सर। जी जी मुझे पता है कोई परेशानी में हो सकता है, कोई मुसीबत में हो सकता है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ये तो सिर्फ 1 या 2% की बात बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो कॉल बैक का बटन दबा देता हूँ, आई विल कॉल यू बैक, लेकिन बाद में मैं कॉल करता हूँ। जी तो ये चीज मैं सबसे पहले हैंडल करता हूँ। बाकी जो काम है वो तो जैसे एक नॉर्मल आप करते हैं वो तो मैं भी करता हूँ, जी एक साथ 2 3 4 काम भी कर सकता हूँ, इतना वो तो है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, अभी नहीं होगा तभी नहीं होगा, मतलब ये नहीं जमता मुझे झूठ बोलना। तो मैं बात करके मोकला बोल देता हूँ कि आपका जो है काम इस चैनल से होगा, आप ऐसा जाइए, आप चाहे स्टेट प्रेसिडेंट से बात कीजिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिलिए, मैं उनको एक राह बता देता हूँ। और सही। अगर उनसे नहीं हो पाते हैं तो फिर मैं हूँ ना, मैं आगे करता हूँ जो भी कार्रवाई करनी होती है। जी तो जी फैमिली का भी सब यही शेड्यूल है, OPD का भी यही शेड्यूल है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी यही शेड्यूल है। फोन कॉल पे मैं सभी को उठा लेता हूँ। अच्छा। मुझे पता है कब कौन से मंत्री के PA का फोन आया है, स्टेट का मंत्री हो, नेशनल मंत्री का फोन हो, कभी भी किसी का भी फोन आ सकता है, तो इसके लिए मुझे फोन उठाना पड़ता है सर। सही और बात। आते हैं सर फोन। आपकी तो बहुत सारे दिवाली मुबारक भी मुझे आ गई, मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसे ऐसे आमदार साहबदार की भी आ गई, मंत्रियों की भी आ गई। अच्छा। PA तो इतने करीब हो गए मेरे, एक दिन फोन नहीं करो तो उनके फोन आने लग गए, सर बोले आज आपका मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया। रिलेशन भी बन गया है। सही बात, सही बोलिए, बात। और वो भी सेंट्रल लेवल के PA। जी जी जी। तो ये तो हो गया AICHO के ताल्लुक से। फैमिली को भी आप टाइम देते हैं। व्हाट अबाउट आपका जो वर्क है, जो आपका कर्म भूमि है, जो कि धुले डिस्ट्रिक्ट में है, धुले डिस्ट्रिक्ट है ना सर, महाराष्ट्र में? यस। यस। हाँ तो दूल्हे से। वहाँ पे दूल्हे आप हाँ। किस तरह आप ड्यूटी शेड्यूल करते हैं, किस तरह OPD देखते हैं, किस तरह इंटरेक्ट होते हैं, उसके बारे में बताइए सर। डेली जो है ना, सुबह OPD जैसे सब जाते हैं तो हमको भी जाना पड़ता है, जो भी वहाँ पे है पेशेंट्स वगैरह, तो हंसी खुशी रिलेशन बना के सबसे देखो, एक पहचान तो हो ही गई है। अब तो सभी CHO की पर समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज का पेशेंट कौन सी गली में मिलेगा, BP का पेशेंट ये गली में कितने होंगे। अब तो सब CHO को ये भी तो नॉर्मली मुझे भी ये चीज आ गई है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो रिलेशन मेंटेन करना गाँव वालों से, वो चीज में मतलब अच्छा है।
तो मेरे ख्याल से 90% CHO इस चीज में महारत रखते ही होंगे, सिर्फ जो होता होगा 10% का होता होगा मामला, क्योंकि वो तो कुछ चाहेगा नहीं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से उनका रिलेशन खराब हो जाता है। थर्ड पर्सन अगर कुछ उसके बारे में गलत बोल दिया CHO के बारे में, तो चाहे वो सरपंच हो, मेडिकल ऑफिसर हो या गांव का कोई बड़ा हो, तो वो रिलेशन खराब करने वाले भी लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। कितना मेरे बारे में भी यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे बहुत जाते थे, बोलते थे, सरपंच मेरे पास आता था, बैठते थे, यार तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते बोले, और हंस हंस के बताते थे। हम लोग फ्रेंडली रहते थे, लेकिन उनकी सारी कहानियां मेरे तक आती है आज भी। जी जो भी उधर जाके चुगली करता है मेरे तक आ जाती है, हम साथ में चाय पीते। तो ऐसा बनो कि आपकी चुगली का भी असर ना हो, कोई भी चुगली करे, आप ऐसा मेंटेन करो, और सभी से अच्छा मेंटेन करो रिलेशन। जितना अच्छा रिलेशन होगा ना, गाँव वाले आपके लिए खड़े होंगे बुरे वक्त में। सही बात सर। एक मूवी है सिंघम फर्स्ट पार्ट देखे ना, हाँ। उसके लिए गाँव वाले खड़े हो जाते। सही बात। सेम आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आपने सबसे रिलेशन बना के रखे तो आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सिंघम है सर, गांव के। नहीं, सिंघम नहीं बोलेंगे, लेकिन रिलेशन इतने अच्छे तो है, अपने लिए लोग खड़े हो जाएंगे। यस यस, ऑन लाइटर नोट। लोग क्या, हमारे ऊपर के अधिकारी भी खड़े हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। जी जी जी। तो बहुत सारी अच्छी बातें हो गई और बहुत सारी चीज़ें समझने को मिला कि भाई ये करना चाह रहे हैं आप, और मेन मुद्दा जो है रेगुलराइजेशन का है सारे हिंदुस्तान के लिए। CHOs किस तरह रेगुलराइज हो उस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे हिंदुस्तान के CHOs एक दिन रेगुलराइज हो जाए। आप काम करिए सर, हम सब आपके साथ हैं। मेरा तो पता ही है आपको, अगर मैं एज ए CHO अभी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी CHO के लिए थोड़ा बहुत इधर धड़कता है दिल। तो सर आपकी मिसेज CHO है और आप भी CHO रह चुके हैं, आपका CHO से बहुत बहुत नाता है। ऐसा नहीं कि नाता था, है अभी भी। और आप हमारी यूनियन के चीफ एडवाइजर भी है AIA CHO के। नहीं हो क्योंकि ये बनने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। जी जी जी। AIA CHO बनने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। ये आपके जो प्लेटफॉर्म थे ना, 70% 80% प्लेटफॉर्म, वो काम आया है सर। सही बात, सही। जो नेशनल लीडर्स मिल पाए हैं इतने अच्छे, वो भी अवार्डेड, कोई इंटरनेशनल अवार्ड, कोई नेशनल अवार्ड, कोई स्टेट अवार्ड, जी जी आपके चैनल से ही मिले सर। जी। नहीं, मेरी ये कोशिश है बस कि भाई सारे CHO किस तरह रेगुलराइज हो जाए, क्योंकि वो सारे लोग उम्मीद लेके आए हैं सर। क्योंकि मैंने देखा जैसे कि कर्नाटक में हम लोग ओनली BSc नर्सिंग है, मतलब नर्सिंग कैडर से CHO बने हैं। वो लगभग बॉम्बे, हैदराबाद या बैंगलोर या दिल्ली या अब्रॉड इस तरह सेटल थे। MSc नर्सिंग किसी ने किया, BSc नर्सिंग किसी ने किया, किसी ने MSc के बाद भी MBA किया, अच्छी अच्छी जॉब पे थे। लेकिन उनके दिल में ये था कि मेरे गांव में जाऊं और मेरे फैमिली को देखूं, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कम्युनिटी या मेरे गांव वालों की सेवा करूं। तो इस तरह सारे लोग आए हैं, उनको नाउम्मीद ना हो, इसीलिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे कि मैं स्टार्ट किया था इस जर्नी को, तब फेसबुक में कोई नहीं था सर, टू बी फ्रैंक। और जैसे कि डॉक्टर होता है उसको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है, बराबर सर, क्योंकि आप भी डॉक्टर कैडर से आते हो, तो डॉक्टर को एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि मैं नर्सिंग कैडर से आता हूँ, तो नर्सिंग को भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका हम कहते हैं कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल या महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसी तरह MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैंने इस बात को समझ के जब मैंने फेसबुक में या ट्विटर में खंगालना चाहा, तो वहाँ पे दूर दूर तक ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही कि भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं ये चाहता था सारे लोग आएँ, आने के बाद एक CHO है उसका एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन हो, जिस तरह डॉक्टर का है, नर्सेस का है, उसी तरह भले ही वो डॉक्टर CHO हो, नर्सिंग CHO हो, या जो आसाम में जैसे कि फार्मेसी अधिकारी हैं वो भी CHO हैं, तो उन सब का रजिस्ट्रेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, ताकि एक आवाज़ बन सके, सारे लोग रेगुलराइज हो सके। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया सर।
कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब आप अच्छे काम कर रहे हो तो हो सकता है 90% लोग आपको अच्छा बोलेंगे लेकिन 10% तो रहते हैं सर। ओ रहना चाहिए सर, वो नहीं रहेगा तो मजा नहीं लाइफ में। जी, 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 जी। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो क्रिटिसाइज करते हैं। आई लव यार, आई लव देम। उनसे तो हमको मजा आती है, यस सर, यस सर। कुछ और ज्यादा करने की इच्छा होती है, फिर चलो भाई इनको अब जी, शांत जी। बैठाते हैं, काम आगे बढ़ाओ। ऐसे धंधे करो। पर आप जो बनाए ना इंडियन सीएचओ काउंसिल सर, जी, जी। ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत पसंद आया। और इस प्लेटफॉर्म से ही शायद हम मिले। मैंने जब देखा कि फिर जब 2020 में मैं ज्वाइन हुआ यस सर, था, सर। तो मुझे सीटों का ग्रुप चाहिए था, तो सीटों का ग्रुप की जरूरत थी मुझे। तो मैं सोचा कि कोई अच्छे लोग मिले जिससे हम अदर स्टेट के भी सब जान सके क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में नए नए थे तो कुछ अलग अलग इशू थे, मैं जानना चाहता था। और भी यही यही है कि सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यही इशू है। तो आप मिले, किरण सर मिले, मैंने आपको मैसेज किया, फिर किरण सर को मैसेज किया, किरण सर से कॉल किया, फिर हमारी बात बनी। यस फिर सर। देखते देखते ना 8 या 9 महीने में यूनियन ही बन गई हमारी। करेक्ट सर। जी, जी। और अभी तक केवल चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये सर, हमको भारत सरकार ने अच्छा रेटिंग दिया हुआ है। भारत जी। सरकार से हमको वो सब मिला है कि हम एक अच्छी यूनियन चला रहे हैं करके। दूसरी जैसे हम कंपनी एक्ट में आते हैं तो दूसरी जो यूनियन है वो थोड़ा फ्रॉड लिस्ट में चली गई है, लेकिन हम नहीं आए फ्रॉड लिस्ट में। हमारा अभी भी एकदम बढ़िया चल रहा है, आगे भी बढ़िया चलेगा सर। जी, और जी। अभी जैसे ये आपको पता है प्रोसेस शुरू है ये साल का ऑडिट रिपोर्ट का, ये कंप्लीट हो जाएगा तो रिपोर्ट भी हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे ताकि सब चीजों देख सके कितना पैसा इस साल आया, कहाँ से आया, कहाँ पे गया, हर चीज का खर्च उस रिपोर्ट में होता है। तो हम वेबसाइट पे अपलोड करें तो देख सकते हैं। इस बार भी मैं ग्राफिक डिजाइनर को बोलूंगा कि ये आप अपलोड करो, क्योंकि जी। वही सब वेबसाइट संभालते हैं ना। जी, जी, जी। तो आपके चैनल से ये सब हुआ है, इंडियन सीएचओ काउंसिल से। ये बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छी लगी कि आप लोग मिले जिससे एक कारवा बनता है। जी, जी। मैं अकेला खड़ा था जानिबे मंजिल। लोग आते गए कारवां बनता गया। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात, सही बात सर। अब बाकी जो विरोधी की बात है, विरोधियों को होना ही चाहिए। ट्विटर पे भी गाली देने वाला होना चाहिए, फेसबुक पे भी गाली देने वाला चाहिए, व्हाट्सएप पे भी बुरा भला बोलने वाला चाहिए। ऐसे लोग तो मुझे बहुत पसंद है सर। जी, जी। मोदी जी को कितनी गालियां मिलती है, एक बुरा मत मानना, लेकिन कितनी गालियां देते हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कुछ। आज जी, वो है ना पीएम, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं उनसे ये सीखा हूँ इग्नोर करना चाहिए। जी, जी, मैं जी। ये प्राइम मिनिस्टर से सीखा हूँ कि इनको इग्नोर करना चाहिए और अपना काम आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जी, जी सर। और सर बस और जो आपको इन इन सालों में जो पसंद आया वो क्या चीज़ है सर? एज़ अ सीएचओ आप काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है सीएचओ की अच्छी बात क्या लगी? या आपकी हो सकती है या आपके फ्रेंड्स की हो सकती है। महाराष्ट्र सीएचओ ले लीजिए या आप सारे भारत देश के सीएचओ ले लीजिए। सीएचओ किस तरह मतलब जो सर्विस दे रहे हैं उसमें क्या चीज़ अच्छा लगा? हेलो, हाँ सर जी। आवाज आ रही? मेरी फोन आ गया था बीच में। ओके, ओके। सबसे पहले तो जो ओपीडी शुरू हुई है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में या हाँ सब जी। सेंटर में, यस सर। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, जी, जी। डॉक्टर अवेलेबल हो गए वहां पर, जी, जी, जी। है ना। दूसरी चीज, वहां पे जो सर्विसेज पहले नहीं मिलती थी वो सारी सर्विसेज अब मिलने लगी गांव गांव में। यस सर, यस सर। एक तरीके का गांव का डॉक्टर अवेलेबल होने लगा है। हाँ, हाँ। पहले गांव के सीएचओ जी। आशा भाई कोई डॉक्टर बोलते थे। जी, जी। फिर उस फिर उसके बाद जो है एएनएम जो है उसको भी मतलब लोग डॉक्टर ही बोलते थे। हाँ, हाँ। फिर सीएचओ आए तो उसमें आप सीएचओ लोगों को भी मतलब डॉक्टर बोलने लगे, कहने मतलब उनकी नजर पर हो गए। जी, जी, तो जी। ये बहुत अच्छी बात है ना कि उनके गांव में डॉक्टर आ रहे हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके मतलब सब चीज के लिए। जो सरकार का जो मतलब पर्पस है वो हमारे थ्रू जो हो रहा है, ये चेंजेस हुआ है सर, जो ग्राउंड लेवल पे पहले नहीं होता था अब होने लगा है सीएचओ की वजह से।
जी, जी। तो ये अच्छा हो गया सर, ये तो आने से भला हुआ है गाँव वालों का, देश का। हाँ, क्योंकि जो तालुका लेवल के हैं या ज़िला लेवल के अस्पताल है, जब सीएचओ जाके छोटे-छोटे विलेज में काम करेगा, जो मामूली एक खाँसी की दवाई हो या बुखार की दवाई के लिए आपको तालुका हॉस्पिटल या सीएचसी आने से, वहाँ से रोक के हम यहीं पे उसको जितना हो सके उतना मेडिसिन देके ये जो छोटे प्राइमरी केयर है हम कर सकते हैं या फर्स्ट एड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। मैंने भी मेरे करियर में देखा कि छोटे-छोटे चीज़ों के लिए 10-10 किलोमीटर लोग देहातों से अपने शहरों को आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो कैडर निकाला है भारत सरकार ने, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है सर। सही बात है सर। मेरे ख्याल से 80% गांव कवर हो गए सीएचओ आने की वजह से, 80%। जी, जी। हाँ, मेरे ख्याल से 15-20% ही गांव बचे। जी, जी। अगर सरकार उस पर काम करेगी तो शायद वो भी हो जाएगा। हो जाएगा सर। मैंने तो ये भी डिमांड रखा हूँ, आपको पता है नासिक कॉन्फ्रेंस में भी हमारा ये भी एक एजेंडा था कि पॉपुलेशन बेस के हिसाब से सीएचओ होना चाहिए। जी, ट्राइबल जी। में जो है 3000 पे एक सीएचओ और नॉन ट्राइबल में 5000 पे एक सीएचओ। ये भी डिमांड हमने रखी है, ये एजेंडे में है हमारे। जी, लेकिन जी। हमारा पहले जो मेन एजेंडा है हम उस पर काम करें ना, हाँ, हाँ। रेगुलराइजेशन का जो भी मेन एजेंडा पहले ये हो जाए ना सर, फिर आगे हम उस पर भी काम करेंगे। अभी आपको पता है काफी एजेंडे अभी पेंडिंग में पड़े। यस सर, यस सर। आई को विथ एजेंडा काम करती है, आपको पता है, विदाउट एजेंडा नहीं कि हवा में आई बना लिए यूनियन, चलो स्ट्राइक कर लिए, चलो ये कर लिए, बाद में फिर ऐसा बैठ जाते हैं डर के मारे जब सरकार डराती है, ऐसा नहीं। सही है सर। हम्म, सो बहुत सारी अच्छी बातें हो गई, खट्टी-मीठी बातें हो गई, सारी चीज़ें हो गए सर। थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होगा तो हो सकता है थोड़े लोग सही ना बात है। देखें, या व्हाटएवर इट मे बी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विथ नर्सिंग व्यूज़ कन्नड़ा यूट्यूब चैनल। सर, फिर आपको नेक्स्ट टाइम में जब आपको सफलता मिलेगी तब भी एक हम पॉडकास्ट करेंगे। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में आचार संहिता लगी हुई है, बाद में इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा विथ सीएचओ रिज़ल्ट के साथ आपको बात करेंगे सर। और विद बहुत, रिजल्ट बात करेंगे। हाँ सर। और एक बात जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर क्या हुआ, इस लेटर का क्या हुआ, ऐसे करके मैंने देखा था कहीं, आई थिंक टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं देखा था सर, वो सब सेंटर। जगह चल रहा था। मैं इसलिए हाँ। बोल रहा हूँ, आप लोगों ने 6 साल इंतजार किया ना, सीएचओ को बोल रहा हूँ बस थोड़ा और इंतजार करो। 6 साल बहुत एक लंबा समय चला गया जो फर्स्ट बैच के। यस आप लोग सर। जब इतना इंतजार करते हैं तो थोड़ा और इंतजार करो, क्योंकि सरकार, मैं नहीं, मैं यूनियन का बंदा हूँ, सरकार उनका काम कर रही है, लेकिन मैं पूरे टच में हूँ। हर चीज मेरे और केंद्र सरकार के और उनके जो ऑफिसेस है, उनके जो पीए है, उनके जो ऑफिसर्स है, सब चीज से मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह, क्या चल रहा है। मैं अपडेट देता रहूंगा सबको, इस मामले में बेफिक्र रहो। जी, जी। और जैसे ही कुछ रिजल्ट आएगा, मैं इसलिए सर इंटरव्यू नहीं देता था ना, बीच में मैं आता नहीं था कि यस सर। हमने अभी तक के कुछ ज्यादा पाया नहीं है। जब तक कि हमको कुछ अच्छा मिलेगा नहीं तो सामने आना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा मिलेगा उसके बाद अच्छा लगेगा। जी, 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 जी। तो अभी तो मुझे उम्मीद हो गई है, इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया हूँ आपको कि भाई ले लो आप इंटरव्यू, आपका कॉल आ रहा है। यस सर, यस सर। बाकी देखते हैं, अगर कुछ रिजल्ट मिला तो हम बाद में फिर बात करेंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो यार, कुछ है तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने फेसबुक में इतने सारे लोग 10,000 12,000 लोग को जमा कर दिए, ट्विटर पे इतने सारे लोगों को जमा कर दिए, क्यों ना हम यूट्यूब पे भी खाली नर्सेस को के लिए कुछ काम करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। लगभग हो 200 वीडियो कुछ मैंने डाला है इसमें। लेकिन तब मुझे पता चला कि भाई सीएचओस के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट बना के ये करना चाहिए, तो मुझे ख्याल आया कि नहीं, अनस सर का भी एक इंटरव्यू ले लेते हैं। तो सारे एक चीज लोगों है का। कि सर बोलने के लिए, एक चीज है कि बोलने के लिए, हमने जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में लेटर दिया था, उसके बाद मैंने केंद्र सरकार को भी दिया। जी। हमने प्रिस्क्रिप्शन अथॉरिटी की डिमांड की है। वेरी गुड मतलब सर। हमको अगर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन की अथॉरिटी दी है जो भारतीय राजपत्र में लिखा है, जी, जी। तो हम ओपीडी में प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर सकते, मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते, यस सर। और हमको वहां से मेडिसिन लिखने का अधिकार मिल जाता है फिर। तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाएगी। यस सर, यस सर। मतलब सभी चीजें मैंने रखा हूँ केंद्र सरकार के पास, जिसमें से मिनिमम 3 सब्जेक्ट पर लेटर 100% आएगा।
बस Yes. कुछ दिन रुक जाओ, मैं पूरा टच में हूँ। और यूनियन जो है, दूसरी यूनियन जो है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी मतलब इसका साथ दीजिए, जो भी अच्छा हो रहा है उसका साथ दीजिए, मतलब जो हो रहा है होने दीजिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर गड़बड़ नहीं करना है। कहने का मतलब ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, जी क्योंकि एक स्टेट है, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी एक स्टेट में कि हम जब काम कर रहे थे ना तो वहाँ पे काम रोका जा रहा था। तो मिशन डायरेक्टर ने बोला डायरेक्ट कि देखो, आपकी संगठन बोलती है ये करो, वो संगठन बोलती है मत करो। तो इसमें क्या हो रहा है कि काम रुक जा रहा है वो स्टेट का। जी तो जी मिशन डायरेक्टर बोलता है सर, जी 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 कितनी खराब बात है ये। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम जो भी कर रहे हैं ना, उसमें टांग प्लीज कोई मत अड़ाइए, ये निवेदन है मेरा। क्योंकि अगर आप लोग टांग अड़ाएंगे तो मैं डायरेक्ट नाम बता देता हूँ, ये बात सब जानते हैं। नहीं हमारे महाराष्ट्र के लोग तो जानते हैं, जो टांग अड़ाता है मैं उसका नाम डाल देता हूँ, पूरा महाराष्ट्र का सीएचओ जानने लग जाता है कि ये बंदा ही काम नहीं होने दे रहे, सही उसकी इमेज ही खत्म हो जाती। नहीं तो नहीं नेशनल वो लेवल पे अगर अगर वो टांग अड़ाएगा ना, तो हाँ उसका भी नाम मैं शेयर करूंगा कि ये बंदा काम होने में टांग अड़ा रहा है। मुझे पता चल जाता है सर, मंदिर के बंदे बोलते हैं सर ये आ रहे हैं, आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आपके बारे में वैसा बोल रहे हैं, सब चीज मेरे पास आ जाती है। वो खुद बता देते हैं मुझे, अच्छा बोले आप कैसा काम कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, खुला बता देते। यस सर नहीं नहीं वो तो तो रहने गलती दीजिए, करेंगे शायद तो पछताएंगे। हो सकता है ये आपका जो इंटरव्यू देख के उनको भी समझ में आए कि भाई हमें काम करना है सारे सीएचओ के लिए, इसीलिए ये वन AICHO बना था, वन आईको फॉर ऑल CHOs करके बना था सर। सो इसी मुद्दे पे हम आगे काम करेंगे, आपका ये कहना है। हाँ बस तो ये एक सामने वाले को एक सीख है या नसीहत है या सजेशन वॉटेवर है, तो ये मिल जाएगा सर। नाम डिस्क्लोज मत करिए वैसे मैंने तो। सीख के लिए बोला हूँ कि भाई सब मतलब नहीं कुछ कर सकते तो यस कम सर से कम खामोश रहिए, हमारे काम में टांग मत अड़ाइए। करेक्ट सर। क्योंकि इससे सीएचओ का भला होने वाला है, तो सबका भला होने वाला है। मैं अकेला सीएचओ नहीं है भारत में, सभी सीएचओ है, आप भी सीएचओ है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई काम में टांग अगर आते हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। जिस तरह मैं बोल देता हूँ नाम, नेशनल लेवल पे भी मैं बोल सकता हूँ, हर जगह बोल सकता हूँ, फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी कि ये बंदा या बंदी काम अड़ा रही है, काम में टांग अड़ा रही है, काम होने से रोक रहे हैं, इसका फोन जा रहा है, इसका ये एमपी उसको फोन लगाता है कि काम मत होने दो। तो वो सब चीजें मेरे सामने आ जाती है, खुद मुझे लोग बता ही दे देते हैं, मिनिस्ट्री के लोग ही बता देते हैं, जी सर नाम के साथ बता देते हैं। सही बात। ओके चलिए सर, बहुत बहुत आपका कीमती वक्त ले लिया, क्योंकि आप कह रहे थे कि ड्यूटी से अभी आए हैं और फिर हो सकता है फिर आपका स्केड्यूल टाइट है। फिर भी हमने सोचा कि चलो सर से बात कर लेते हैं। बहुत दिनों का एक हम प्लान कर रहे थे कि आपको बात करें, सारे लोगों के सामने लाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज वो शुभ घड़ी थी तो हमने ढेर सारी बातें कर ली। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। फिर मिलेंगे जो कि नेक्स्ट आपका जो महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा, आचार संहिता ख़त्म होगी, फिर वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आए तो फिर आपसे मिलेंगे। ऐसे ही गुफ्तगू जारी रखेंगे सर। थैंक यू बिल्कुल सो सर, मच। लास्ट आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, मैसेज दे दीजिए सर। कुछ नहीं सर, दे दिया है, आप बस डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे मालूम है आप डरना भी सीएचओ ने छोड़ दिया है। जब पहले डरते थे ना, वो टाइम मैंने देखा हूँ और अभी का टाइम देखा हूँ, बहुत फर्क है यस सर सर। इतना तो कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ कि हमने बहुत अच्छा काम किया है कि आज 50% के ऊपर सीएचओ का डर निकल गया है। पहले आपको भी पता है कितना डर के काम करते थे। Correct. बस आप डरना नहीं है, काम करते रहना है, आप काम परफेक्ट रखो, कोई टेंशन नहीं। जैसा आप है वैसा मैं भी हूँ, मैं भी कोशिश करूँ आप काम परफेक्ट करने की, रखने की, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। तो बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। यस सर थैंक यू सो मच। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्ते, सत श्री अकाल, धन्यवाद। थैंक यू सर।